साथियों नमस्कार। आज हमारी यूटेट की दूसरी क्लास है जिसमें हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे थे। ये आप क्वेश्चंस जो है आपको यूटेट, सीटेट या केवी या आप कोई भी अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो सेम पैटर्न ये फॉलो करता है अन्य एग्जाम में भी, तो आपको वहां मदद जरूर करेगा। आप बस जो है लगातार इस वीडियो में बने रहिए और लगातार जो मैथ्स के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको करते रहिए। बस आपकी मैथ्स जो और रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप खुद जो है धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं और क्या हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और हमारे क्वेश्चंस जो है बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो है दूसरी क्लास है इसकी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम लगा रहे हैं। और आप लोग जो है जितने भी अभ्यर्थी ऐसे जो यूटेट का आगामी एग्जाम में देने वाले हैं तो वो लोग जो है इस वीडियोस को देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट की कर रहे हो चाहे यूटेट की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप जो है मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज हमारी जो है इसकी दूसरी क्लास है। देखते हैं, हम लोग कल तक हमने जो है 98 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हमारा 99वां क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने जो है 10th और 12th, अगर 10th भी अगर आप लेके चलते हैं, अगर आपने वो पढ़ी है तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। उस टाइम क्या होता है, हम लोग इतना इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स वाले हम लोग मैथ के क्वेश्चन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाती है कि इन क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्हीं से हमारी जॉब भी लगती है, ये तो कहना उचित ही है इस चीज के लिए। तो आज हमारा 99वां क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पहला सवाल हमसे बोला गया है, यदि किसी समकोणिक समांतर षटफलक, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है, यानी कि जो है आयताकार घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है, ज्यादा इस शब्दों में जो है उसमें नहीं जाना है। शीर्षों, वर्टेक्स, कोरों और एजेस और पार्श्व फलकों की संख्या को क्रमशः वी ई एफ द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तो हमसे पूछा गया है वी माइनस ई प्लस एफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, जहां पर वी क्या है, वर्टेक्स है, ई क्या है, एजेस है, और एफ क्या है, यहां पर हमारा फेसेस है। ठीक है, अब किसी भी घनाभ में अगर आपको घनाभ के बारे में पता है, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में पता है, तो आप लोग जान जाएंगे वो दो आयतों से मिलकर बना होता है, यानी कि दो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, और उसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, ये आपको आज समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे पास हमसे पहले बोला गया वर्टेक्स वो होते हैं जहां पे दो सतहें मिलती हैं आपकी। ठीक है, और किनारे क्या होते हैं, जहां पर आपकी तीन सतहें मिलती हैं, और फेसेस क्या होते हैं, जो आपके फेसेस, जैसे ये इसका फेस है, एक फेस, नीचे दो, ठीक है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये सामने। ठीक है, ये सामने, तो 6 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने हो गए इसके, 6। अब हम देखेंगे कि एज कितने होते हैं। एजेस देखो, जहां पर तीन सतह मिली, 1 2 3, ये तुम्हारी एजेस हो गई, 1 2 3। तो ऐसे टोटल मिला के अगर हम देखें तो ये 12 होती है। कितनी होती है, 12। अब हम वर्टेक्स देते हैं। वर्टेक्स तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा 1, जहां दो सतह मिलती है, 1 और ये 2, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया दूसरा 2, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए इसके वर्टेक्स, 8 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि शीर्षों की संख्या होती है 8, कोरों की संख्या होती है 12, और फेसेस की संख्या यानी फलकों की संख्या होती है कितनी, 6। आप एक ईंट ले लीजिए एग्जांपल के रूप में। ईंट के जो ऊपर जो सतह होती है ना, फ्लैट, वो फलक कहते हैं उसे। और जहां पर तीन कोने मिल रहे हैं, देखिए दीवार में देखिएगा, अपने घर की दीवारों में, या रबड़ ले लिया, आपके पास रबड़ है या इरेजर जो भी कहते हैं, अगर आपके पास, आप उसमें देख के भी देख सकते हैं। बहुत आसान एग्जांपल के थ्रू आप उसको याद भी कर सकते हो। पेपर में कॉमन सी चीजें पूछी जाती है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, फिर एट ए टाइम उस टाइम याद नहीं आती है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 8 माइनस 6 प्लस, सॉरी ये 12 हो गया, और ये फ्लक कितने हो गए, 6 हो गए। अब घटा लीजिए, 8 6 14, 14 में से 12 घटाया 2, तो यानी कि इसका जो वैल्यू आ रही है हमारी, कितनी आ रही है, ऑप्शन ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यूटेट, सीटेट, चाहे आप किसी भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को 110% मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अपनी अच्छी से कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूटेट के फॉर्म आने वाले हैं। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसके एग्जाम हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी में जुट जाइए आप लोग। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी उसमें ही नंबर आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। पेडागोजी में तो एक बार थोड़ा डाउटफुल रहता है कि ये आंसर होगा नहीं होगा, लेकिन मैथ्स में तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, इसमें डाउटफुल भी कुछ भी नहीं होगा। आपका जो आंसर है एग्जैक्ट वही वैल्यू आनी चाहिए। बस आप अपनी तैयारी को थोड़ा लग जाइए इस चीज को लेके, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एग्जाम एकदम सर पे आएगा, फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है
एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्याएं दे रखी निकालनी है हमें, जिसकी भुजाएं दे रखी है 3, 4, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बोला एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है यानी सर्कल है, उसकी हम रेडियस पूछ रहा है कि उसकी रेडियस कितनी होगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल कैसा बनेगा। पहले अगर आपने याद करो, अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है और आपको पाइथागोरस के जो कुछ चीजें हैं वो अगर आपको याद है तो आप तुरंत निकाल लोगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम वाला उस पर लगती है। और ये क्या है, त्रिभुज कैसा बनेगा, इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, यानी कि समकोणीय त्रिभुज बनेगा जिसका आधार यानी हम क्या ले लेते हैं, बेस हम ले लेते हैं कितना 3, और इसका जो हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी 5, यानी कर्ण इसका 5 हो जाएगा, और 90 डिग्री का एंगल है। क्योंकि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल जो है बनाता है। कैसे बनाता है देखो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25, और 25 बराबर 25, यानी कि प्रूफ हो गया कि हमारा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी के अंदर क्या बना रखा है, एक सर्किल बना रखा है, और पूछा है कि इसकी क्या निकालनी है हमें, त्रिज्या निकालनी। तो इसकी त्रिज्या निकाल लेगा सीधा सीधा सा शॉर्टकट जो तरीका है वो क्या है, एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, वो से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है R बराबर A प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। सीधा सीधा फॉर्मूला, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को लगाइए, आपके पास त्रिभुज की त्रिज्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे त्रिभुज के अंदर कुछ भी पूछ ले, त्रिभुज का परिमाप पूछ ले, सरकमफेरेंस पूछ ले, एरिया कुछ भी पूछ ले, आप तुरंत निकाल लेंगे। बस ये फॉर्मूला लगा लीजिए, जहां पर A कितना हो जाएगा 3, ठीक है, B कितना हो जाएगा 4, और C कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। 4 3 7, 7 में से 5 घटाया 2, 2 बट्टे 2, 2 से 2 घटा 1। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आ जा रहा है। बस आपको बस कुछ क्वेश्चंस के जो ट्रिक्स हैं उनको आपको बस याद करना है, और उसके फॉर्मूले के थ्रू आप सारी चीजें कर ले जाओगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगला देख लेते हैं क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा रोमन जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। ये भी टॉपिक है बहुत आसान, लेकिन जब पेपर में आ जाता है उस टाइम समझ में नहीं आता है, करे तो करे कैसे। अगर आपको इसकी वैल्यूज पता है कैसे क्या निकालनी है तो आप तुरंत कर ले जाओगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि रोमन पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है इसकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है तो आप इस चीज को कर लोगे। जैसे इसकी वैल्यूज क्या होगी, एल की वैल्यू कितनी होती है 50, और एक्स की वैल्यू होती है 10, और इन दोनों की वैल्यू होती है 2, तो कितना हो जाएगा 50 और 10 60 और 2 62, यानी कि किसकी वैल्यू है 62 की वैल्यू। ये देख लेते हैं, ये क्या है 10, सी कितना होता है 100, आई होता है 1। यानी कि जब कभी भी माइनस अगर हम लगा रहे होते हैं तो माइनस वाली संख्या को रोमन अंकों में पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो 10 पहले लिखा है तो यानी कि क्या होगा 100 माइनस 10 होगा, यानी कि 100 माइनस 10 है तो माइनस वाली संख्या पहले आती है फिर सी आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 1, ये होगा 91। ठीक है, ये तो सही है, करेक्ट फॉर्म है। अगला देख लेते हैं, एल सी, कभी भी एल के बाद सी कभी भी नहीं आता। ठीक है, सी पहले आएगा फिर एल आएगा, तो ये गलत हो गया हमारे पास। अगला भी देख लेते हैं क्या है। अगला हमें दे रखा है एक्स एल आई वी। ठीक है, ये होता है एक्स होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 4, यानी कि ये किसकी फॉर्म में है 50 माइनस 10 प्लस 4 की फॉर्म में। ठीक है, रोमन अंकों में क्या करते हैं ना हम लोग माइनस वाली संख्या को पहले लिखते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 कितना होगा एक्स, ये हो जाएगा एल, और ये आई और 4, यानी कितना हो जाएगा 50 में से 10 घटाया 40, और 4 44, ये 44, यानी कि 44 को हम कैसे लिखेंगे रोमन अंकों में ऐसे। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ना, जैसे कोई एक नंबर है 44, आपसे बोला इसको रोमन अंकों में लिखो, तो सबसे पहले आप लोग से तोड़ोगे और सबसे पहले देखोगे कि सब संख्या सबसे पहले किसके करीब है, 50 के करीब है ना, तो कैसे लिख सकते हैं इसे 50। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -6। ठीक है, लिख सकते हैं 44, लेकिन अगर हमें पता है 50 को लिखने का तरीका भी और तरीके होते हैं। ठीक है, हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो 50 माइनस 10 प्लस 4, सिंपल सिंपल सा तरीका। तो हमें ऐसी वैल्यूज में लिखना पड़ता है 50 10, और इसकी वैल्यूज में हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें जब धीरे धीरे इसकी क्लासेस कराऊंगा तो आपको वहां पर सारी चीजें समझाऊंगा, उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, 50 को हम लिखेंगे एल, 10 को लिखते हैं एक्स, इसको लिखते हैं हम लोग क्या 4, लेकिन माइनस का चिन्ह पहले आता है, माइनस वाली संख्या, तो एक्स पहले आएगा एल फिर ये। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक प्राकृतिक संख्या है पी, ठीक है, यदि एक प्राकृतिक संख्या है पी 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में जोड़ी जाती है तो एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, तो पी का मान बताइए। ठीक है, हमसे बोला गया है कि 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अगर कोई एक संख्या हम पी जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो हमसे बोला गया पी का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है। आप कोई इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग हमेशा कैसे करेंगे ना, एग्जाम्पल के थ्रू करिएगा। आप बस कुछ नहीं मत करिए, इस पी और इन चीजों में कभी मत फंसना, एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम्पल से करिए, 2 मिनट में निकाल दोगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करना है देखिए, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुण, जैसे 4 क्रमागत संख्या क्या मान लिया हमने, x+1, x+2, x+3, x+4, और ये गुणनफल है बोला, ठीक है, यानी कि गुणा में है। तो इसके साथ में अगर हम p जोड़ दे तो हमें क्या मिल जाता है, ये संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाती है। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, 4 क्रमागत बोली गई है तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्या हमने p जोड़ दिया, पता नहीं है p क्या है, p इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक होगा, ठीक है। कर लेते हैं, 4 के 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस, अब देखो p में 8 जोड़ेंगे, 8 4 32 हो जा रहा है। अगर हम इसमें 4 जोड़े 28 हो जा रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है। 2 जोड़े तो 26 हो जा रहा है, 1 जोड़े तो 25 हो जा रहा है। तो यानी कि सीधे सीधे एग्जांपल लेके ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना, ये भी एक थ्योरम भी है, यदि किसी भी क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ये थ्योरम भी है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। सीधे सीधे कुछ करना भी नहीं। अगर आप कोई और भी संख्या लेंगे, आप ट्राई कीजिए, आप कोई और अन्य क्रमागत संख्या भी लेंगे और उसमें अगर आप 1 जोड़ दें तो आपको 110% क्या मिलेगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो इसको करने का तरीका सबसे अच्छा यही है और कोई तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्या बोला गया उसमें देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कर लिया था ना हमने, अगला करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, इसमें बोला गया है कि यदि 21,168 को अगर हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं जहां a और b और c जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हमसे बोला गया 4a - 5b + c की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे फैक्टर में तोड़ के दे रखा है ना, आपको इसके कुछ नहीं करना है, रूढ़ी गुणनखंड निकालने हैं और गुणनखंड निकालते ही आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। और इसकी फॉर्म में निकालनी है और एबीसी की वैल्यू उसमें पुट कर देनी है, सिंपल सा क्वेश्चन। आप इसके क्या निकालें, गुणनखंड निकालिए, 2 1 1 6 8, नहीं 2 से डिवाइड करें, 2 1 कम 2, 2 पंचे, ये हो जाएगा 0 आएगा, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 चक्को 8, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर काटे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 1, और 2 6 12, ये हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। 2 से कट गया, अब ये देखो 3 से कटेगा, ठीक है, 3 चक्को 12 और 3 चक्को 3 एकम, ठीक है, सही चल रहा है। 4 4 8 तब भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 1, 3 चक्को 12, 3 7 21, सही है, और 3 हाँ अगले से भी कट जाए, 3 चक्को 12, 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। जो जो संख्या यहाँ दी है मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उसी से काट दीजिए आप। अब देख लिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आपका 4 बार आ रहा है। अब 3 देखिए, 1 2 3, 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। 7 कितनी बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। इसको मैं दोबारा मिटा के लिख लेता हूँ, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, ये वैल्यू थी ना। अगर हम देखें तो ये वैल्यू थी और हमसे बोला गया इसकी वैल्यू निकाले। देखो a ये है, b ये है, c है, कंपैरिजन करो ना, इसकी कंपैरिजन इससे करो तो सीधे सीधे आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। a कितना है 4, b कितना है 3, c कितना दे रखा है 2, बस रख लीजिए इसमें। ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 - 5 गुणा 3 प्लस c गुणा c कितना था हमारा 2, जो आया था ना, 4 चक्को 16 - 15 प्लस 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3, कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। सीधे सीधे सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे 2 मिनट में, बस आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी आनी चाहिए, बस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ऐसा बोला गया 1710, आपके पास कुछ रुपए थे, उसको इन्होंने बांट दिया, a को 4 गुना दिया, b को 6 गुना, c का 9 गुना बराबर है, यानी कि सबको रुपए बराबर मिले और a और c की राशियों के बीच का अंतर निकालना, यानी इसका डिफरेंस निकालना, यानी इन दोनों को जब वैल्यूज हमें मिल जाएंगे तो इसको माइनस करके हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोला गया है a का 4 गुना, b का 6 गुना और c का 9 गुना, ये बराबर है, ठीक है। जब भी ऐसा आपने क्वेश्चन दे दिया, आपने अगर रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, जब मैं इसकी धीरे धीरे क्लासेस लूंगा तो आपको मैं सब समझाऊंगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के बस एक बार आपका चीजें क्लियर कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसमें कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा, आपको इसमें रेशियो बदलने के लिए कर देंगे, आप सबका क्या कर देंगे, वो ले लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4, 1/6 और 1/9, ठीक है, कर दिया। उसके बाद इनका वो निकाल लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 9, ठीक है। यहां से हो जाएगा 3 3 9
दो दो दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया 36। ये हो जाएगा 4 नम 36, 6 छक 36, 9 चक्को 36, ये निकल के आगे वैल्यूज। ठीक है, हमने जैसे रिसिप्रोकल करा तो हमें एलसीएम कितना मिला 36, और सबसे हमने डिवाइड कर दिया, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 9 6 और 4, यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी, हमें इसकी वैल्यू मिल गई, यानी कि ए को इतना हिस्सा मिला है, बी को इतना हिस्सा मिला है, सी को इतना हिस्सा मिला है। और हमसे पूछा गया है कि ए और सी की राशियों का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 9 में से 4 घटाया 5x की वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों, ये जो रुपए बटे हुए हैं एक्चुअल में ये यही रुपया तो है, यही रुपए तो तीनों को बटे हैं, यानी कि इन तीनों का टोटली तो इसके बराबर होगा। खुद सोचिए, कुछ रुपए थे हमारे पास, उन्होंने तीनों भाइयों को बांट दिए, तो वही रुपए तो उनके पास गए। अगर मैं उनसे वही रुपए ले लूं तो टोटल तो वही आएगा ना मेरे पास। तो सेम वही प्रोसेस है, आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, ऐड करिए, 9 6 15 4 19, 19x इक्वल टू 1710। काटिए, कितनी बार कट रहा है, 90 बार कट गया ना। तो यानी कि x की वैल्यू इतनी आ गई, और हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें पूछा गया था a और c का डिफरेंस बताना था। a और c का डिफरेंस क्या है, 9 में से 4 घटाया 5x, और x की वैल्यू आ गई है, तो 5 इंटू 90, ये आ गया हमारा 450। तो हमसे पूछा गया था इनका डिफरेंस, और वो आ गया हमारा ऑप्शन बी। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेंगे। ज्यादा आप लोग परेशान मत होइए इस चीज के लेके कैसे हो रहा है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना क्वेश्चन की, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 है तो n का मान क्या होगा। यह बोला गया, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना दिया है तो हमसे पूछा गया n की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये कक्षा 6 5 के नवोदय के सवालों में देखे जाते हैं सवाल, इसमें अगर आपको एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं। आपसे बोला गया n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2, बस वो लगा लीजिए, n+1/2 इक्वल टू 55, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और हमें इस फॉर्मूले को पुट कर दो इसमें, आप कट काटिए, ये कितना हो जाएगा, n² प्लस n इक्वल टू, ये हो जाएगा 110। अब क्या करेंगे, यहां पर हमें एक समीकरण मिल गई, इस समीकरण को हल करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, आ जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो आपका आंसर ही आ जाएगा। अगर हम इसमें 10 रख दे तो वैल्यू मिल जाएगी ना हमें, देखो 110, 10 का स्क्वायर 100 और 10, 110 मिल जा रहा है ना। ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में से कोई भी n की वैल्यू पुट करो, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे ऑप्शन से हो जाए। 8 रखो, 8 8 64 प्लस 8 72 आ रहा है, 9 9 81 प्लस 9 कितना आ रहा है 90, 10 का स्क्वायर प्लस 10 110। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना आसान। आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा हो जाएगा, समीकरण बनेगी, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो कभी कभी हमें थोड़ा ऑप्शन से भी खेलना पड़ता है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी तो मैं खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, धीरे धीरे क्लासेस लेके आऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला बोला गया है 5 क्रमिक सम संख्याओं, 5 क्रमिक सम संख्याएं दे रखी है A B C D, और उनका औसत दे रखा है 106। तो B और D का गुणनफल पूछा, यानी कि B और D का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपने औसत के क्वेश्चन पढ़े हैं और आपको अगर पता है जब भी क्रमागत बोला जाए, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव की चीजें बोली जाए, और आपसे बोला गया कि 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या 5 क्रमागत ऑड संख्या, कुछ भी आपसे बोला जाए, तो हमेशा आपको पता होगा जो उसका मिडिल नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है। पता है, अगर आपको ये सिंपल सी समीकरण, आपको ये इक्वेशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यहीं पर ही हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, 5 क्रमिक सम संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 क्रमिक सम संख्याएं बोली गई ना, आपसे बोली गई, आपसे बोला गया इनका एवरेज 106 दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 क्रमागत सम संख्या है इनका एवरेज 106, तो यानी कि बीच की संख्या 106 तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमारा सिंपल सा फैक्ट है। और बाकी की संख्या हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें पूछा, हमें बोला गया सम संख्या है और क्रमागत है। 106 से पहले कौन सी सम संख्या आती है, 104, 104 से पहले 102, 106 के बाद 108, 108 के बाद 102। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहां फॉर्मूला लगाए, n+2 n+4 करें, फिर मल्टीप्लीकेशन करें, समीकरण बनेगी, जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे। बेटर है अगर आपको सिंपल सा फैक्ट अगर पता है तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर पता है कि 5 क्रमागत या 6 कुछ भी बोला जाए, अगर आपको बोला जाए तो सीधे सीधे आपको पता है जो बीच की संख्या होती है, जो मिडिल नंबर होता है, वही आपका एवरेज होता है। ठीक है, तो हमसे बोला गया बी और डी का गुणनफल क्या होगा। अब आपको पता है,
अगर आपको यूनिट डिजिट वाला सिंपल सा फैक्ट पता है ना, ये ऑप्शन जो आपको इतने दे रखे हैं, ये आपको यहीं पर आपका आंसर आसान कर देंगे, क्योंकि देखो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाएगा, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। बी और डी क्या है, बी और डी, 8 चक्को 32, यानी इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, तो सारे क्वेश्चनों को आप यूं उड़ा दोगे यूं। ठीक है, बाकी देखते हैं, अगली स्लाइड देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एक लास्ट स्लाइड कर लेते हैं, बाकी ये क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, अगला हमें क्या बोला गया है, एक कमरे की लंबाई हमें दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, लंबाई दे रखी है 5, चौड़ाई दे रखी है 4 और ऊंचाई दे रखी है 3। तो हमसे पूछा गया है इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझ रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सिंपल सा एक सूत्र है, अगर आपने पढ़ा होगा, 2 गुणा हाइट ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सिंपल सा इसका फैक्ट है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का। बस इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। हाइट कितनी दे रखी है, 3, लंबाई दे रखी है 5 और चौड़ाई दे रखी है 4। 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 3 54। तो इसका आंसर सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं ना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले इक्वेशन बेस्ड होंगे या फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अगर आपको फॉर्मूला सब आते हैं, अगर आप मेंसुरेशन के अगर सारे क्वेश्चंस आपने कर रहे हैं और उसके फॉर्मूलाज अगर आपको याद है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन देता है, क्योंकि आप लोग यूटेट फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें ज्यादा टफ आपको क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ये सिंपल सा मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इससे बोल रहा है कि गणितीय संचार से क्या तात्पर्य, यानी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन किसको रेफर करता है बोल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं या मैथ में आप किसी चीज को रटा तो सकते नहीं है ना, हम रटाने वाली पद्धति में काम ही नहीं करते। गणितीय संचार का मतलब होता है जब आप किसी चीज को समझाने के लिए किसी डेटा का प्रयोग कर रहे हैं या किसी ग्राफ का, जैसे कोई जनगणना मुझे समझाने में डायरेक्ट नहीं समझा, मेरे पास एक आंकड़े होंगे, मैं उनको थ्रू समझा रहा हूँ, या मेरे पास कोई टीएलएम होगा, यानी कि कोई एक सामग्री होगी जिसके थ्रू बच्चों को मैं हर चीज समझा रहा हूँ कि देखो बच्चों इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। तो यही हमारा क्या है, गणितीय संचार है। मैं उसको कैसे मैं अपने संचार प्रणाली को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं हो सकता, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का एक कौशल है, नहीं है। गणितीय कक्षा में बोलने को संचार कहेंगे, नहीं, मतलब ही नहीं होता। गणितीय सोच को मजबूत करने और व्यवस्थित करने की क्षमता है, यानी कि एबिलिटी टू कंसोलिडेट एंड ऑर्गेनाइज द मैथमेटिकल थिंकिंग। ये आंसर हमारा ऑप्शन होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हम अपनी सोच को मजबूत कर रहे होंगे, व्यवस्थित ढंग से बच्चे को समझा रहे होंगे। मैंने कल भी बोला था, पेडागोजी में आपको सिर्फ पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, और एक बार आपकी थीम क्लियर हो गई ना, आपको ये कुछ वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है, ये भी मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अभिग्रहित साध्य है जिन्हें मान लिया जाता है, अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, अभिग्रहित परिभाषाएं हैं, अभिग्रहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि अभिग्रहित का मतलब क्या होता है। अभिग्रहित का मतलब होता है स्टेटमेंट या एक्सियम या कथन। हिंदी में अगर हम शॉर्ट बोले तो कथन बोलते हैं। तो जैसे आपको कोई एक चीज दे दीजिए, आप लॉजिकल अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो उसमें दिया जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और कॉज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉपर एक लाइन होती है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। बोला गया होता है कि ये चीज ऐसी है, तो आपको पता है कि हाँ ये चीज ऐसी ही होती है। ठीक है, जैसे दो बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची जा सकती है, हाँ खींची जा सकती है, वही क्या है, सिद्ध है ना। उसे हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अभिग्रहित क्या है, यानी कि कथन क्या है इसकी, अभिग्रहित साध्य है जिन्हें मान लिया जाता है। ठीक है, एक्सियम क्या होते हैं हमारे, आर द प्रोपोजिशंस विच आर द एज्यूम्ड। हमने माना ना स्टेटमेंट होता है। अभिग्रहित क्या है, स्टेटमेंट। जब से हमने बोला कि दो बिंदुओं के बीच एक रेखा, सीधी रेखा खींची जा सकती है और इसे हम जैसा एज इट इज मान लेते हैं, यही हमारा क्या है, एक्सियम है या स्टेटमेंट है, यही हमारा अभिग्रहित है। सबसे प्रॉपर इसका जो आंसर होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि अभिग्रहित क्या होते हैं, साध्य होते हैं जिन्हें हम लोग मान लेते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा आज के जो क्लास में रहेगी यहीं तक हम इसे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चंस जो है करने में अगर थोड़ी परेशानी होगी, आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। बाकी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, रिव्यू कीजिएगा कि कैसे आपको लग रही है क्लासेस, क्या आपको समझ में आ रहा है, चीजें कैसी लग रही है। अगर कोई और चीज आपको लग रहा है कमी दिख रही है तो आप वो भी बताइएगा। बाकी धीरे धीरे मैं ऐसी क्लासेस लेके आऊंगा कि हर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
एक क्लास और बची, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू कर देंगे कि टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।